हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और इसकी परीक्षा 2023 में निश्चित है, तो आपको तैयारी करते रहना होगा। और इसके अलावा अगर आप आर ओ KVS SSC UB SSS की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो सीरीज है आपके लिए यूज़फुल है। आज पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कथन है, द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनने वाली 15वीं व्यक्ति हैं। वह सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। बताइए, ये कथन सही है? तो राष्ट्रपति बनने वाली 15वीं व्यक्ति हैं। यह 16वें चुनाव थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनने वाली 15वीं व्यक्ति हैं और वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। पहली महिला कौन थी, ये बताइए कमेंट करके आप। दूसरा कथन है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार इस पद हेतु निर्वाचित थे। तो ये कथन भी सही है। गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमणा ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका कूट इसमें जो दिया गया है उसके मुताबिक सही जवाब है ऑप्शन सी। ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या भारतीय परिसंघ? बताइए, इसका आंसर क्या होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित जो संघीय प्रणाली थी वो भारत संघ के रूप में थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुच्छेद 5(1) के तहत ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत संघ का प्रस्ताव किया गया था। ये याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तो तीसरी बैठक थी। आपको पता ही होगा कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 में। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी और उसके बाद फिर तीसरी बैठक होती है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने जब 11 दिसंबर वाली बैठक हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा, 13 दिसंबर को हुई थी तीसरी बैठक। 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी तीसरी बैठक, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसकी आवश्यकता होती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति का आशय, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, की जरूरत पड़ती है। देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है। इसमें 108 में भारत के राष्ट्रपति का आशय संसद की संयुक्त बैठक को बुलाकर विचार विमर्श करना तथा मतदान कराना होता है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार इसका उत्तर लोग गलत कर देते हैं। बताइए, राष्ट्रपति से ही नहीं बनती संसद और ना ही केवल राज्यसभा और लोकसभा से। इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और राष्ट्रपति को किसी भी सदन को बुलाने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी प्राप्त है, ये तो आप जानते ही हैं। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता को लेकर है? अनुच्छेद 14, 15, 16, ये 17वां अनुच्छेद है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया तथा 1976 में इस संशोधन का नाम बदलकर इसका नाम क्या किया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। और संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था 1955 उसको पारित किया था
और इस अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम 1976 में कर दिया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और कूट से इसका मिलान करना है। पहली सूची में नदियों के नाम है, दूसरी सूची में सहायक नदियों के नाम है। बेतवा की सहायक नदी कौन सी है, क्षिप्रा की सहायक नदी कौन सी है, वेनगंगा और तवा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसको आप मैच करा सकते हैं। जैसे बेतवा की जो सहायक नदी है कौन सी है, तो बेतवा की सहायक नदी है यहाँ पर यमुना, ठीक है। इसके बाद क्षिप्रा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, चंबल है। और वेनगंगा की गोदावरी है, तवा की नर्मदा है। यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, क्षिप्रा, सिंध, कुनू और काली सिंध। यमुना की सहायक नदियाँ हैं बेतवा, सेंगर और केन। नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं तवा, हालन, बंगार और बरना। जबकि गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा और वर्धा हैं। किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है, कोयला और पेट्रोलियम वाला चट्टान, ग्रेनाइट में तो नहीं मिलता है, आग्नेय भी गलत है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। चलो 50-50 वाला आ गया आप ऑप्शन आपके पास, इसमें गेस करो आपका उत्तर कौन सा होगा। अगर आपने गेस किया आंसर डी तो आप बिल्कुल सही हैं, आप विजेता बन चुके हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम परतदार या औषधि चट्टानों में पाया जाता है। यह ताप और दाब के लंबे समय तक जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। कटलिन नोवाक का नाम आपने सुना होगा, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यह बताना है आपको। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और UPSSC UPPSC के परीक्षाओं में भी इसे देखा गया था। तो कटलिन नोवाक का जो संबंध है वो हंगरी से है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, हंगरी। इन्होंने जेनोस का स्थान लिया था। एक लेटेस्ट करंट अफेयर आपको बताता हूँ, डीनो बोलुआर्ड का नाम याद रखना, जो कि हाल ही में पेरू की राष्ट्रपति बनी है, डीनो बोलुआर्ड। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है बताओ। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर गृह मंत्री। उत्तर है राज्यपाल। तो राज्य का जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय दिया जाता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार हैं। उनको उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है, ये करेक्ट है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 साल या 65 साल की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए तक होगा, तो ये भी करेक्ट है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, गलत है। अगर कोई निर्वाचन आयुक्त रिजाइन देना ही चाहता है तो उसे राष्ट्रपति को लिखना पड़ेगा, यानी कि तीसरा कथन सही है, 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति भी मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही है, याद रखना इसको। कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, कार्बेट टाइगर रिजर्व ये तो आप जानते हैं उत्तराखंड में मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। अच्छा बताओ कि विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है, और इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस होता है। 2022 में यह मनाया गया था 19 फरवरी को। 19 फरवरी 2022 को विश्व पेंगोलिन दिवस का 11वां संस्करण जो था आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी 2020 के अवसर पर, ये काफ़ी पुराना है, ठीक है, तो 2020 पर किसी भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया था। ये काफ़ी पुराना प्रश्न है जो कि आ गया था अभी हाल ही में। बताओ कि फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है, फास्फेटेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूध,
ठीक है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, बल्लाल, विशाख दत्त। सही जवाब ऑप्शन सी है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की जो भाषा है संस्कृत है, इसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य का वर्णन मिलता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो हो जाएगा पीपल, बबूल का भी मिलता है। फिलहाल सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें घनाकार, गोलाकार व बेलनाकार और वर्गाकार भी थी। इसमें लीप व पशुओं के चित्र हैं, वृक्षों में पीपल और बबूल का अंकन है, और ये जो मुहरें होती हैं ये सिलखड़ी की बनी हैं। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो बताओ, चेर, चोल, पांड्य या फिर पल्लव? सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, चोल। ठीक है। तो चोलों के 3 प्रमुख प्रशासनिक विभाग थे, जिन्हें केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार कहा जाता था। उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है उसके अनुसार ग्राम स्वायत्तता चोल प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे अनूठी विशेषता थी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी। ठीक है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी को पराजित किया था या सामना किया था? तो विद्याधर ने, ऑप्शन सी सही है। देखो, आपको बता दें कि विद्याधर 1018 से 1029 तक चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भी बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। विद्याधर ने बनवाया था। मुसलमान लेखक उसको चंद्र और विदा के नाम से बुलाते थे। वह अपने दादा धंग के समान वीर और कुशल शासक था। इसी ने महमूद गजनवी को पराजित किया था। अब एक प्रश्न आपके लिए है, इसको आंसर जरूर करना। देखो, कोई भी प्रश्न मैं पूछता हूँ उसको आंसर करने का प्रयास किया करो, क्योंकि जो चीज़ एक बार आप लिख देते हो वो आपके दिमाग में जाके छप जाता है, तो एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होगा। और लिखने का प्रयास करते रहो, आगे चलकर सब कुछ डिजिटल ही होने वाला है, तो टाइप करने के लिए पीछे मत हटना। तो कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा जो होती है विभक्त करती है? मैकमोहन रेखा आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग आंसर करेंगे इसको। टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता नहीं है। अगर हर नोटिफिकेशन को प्राप्त करना है और जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसको एक बार देख लेना है कौन कौन से वीडियोज़ आ जाए हैं और तमाम जानकारियाँ, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।